मीज़ान बैंक का। उनके ओल्ड कुछ टेस्ट हैं मेरे पास, कुछ लेटेस्ट हैं, तो वो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने टेस्ट दिया है या आपने टेस्ट देना है तो दोनों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन, तो वुहान में पहला केस आया था चाइना में, जैसे कि आप मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही होगा। 59th क्वेश्चन था कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री कौन सी है। तो दोस्तों पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल की है। और एक और क्वेश्चन बन सकता है जिन दोस्तों ने टेस्ट देना है, वो ये हो सकता है कि पाकिस्तान कितनी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है। तो वो पाकिस्तान जो है ऑलमोस्ट 160 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन था इन्फ्लेशन इज़, दोस्तों इन्फ्लेशन इज़ इसका ऑप्शन तो सी है, इंक्रीज इन ओवरऑल प्राइस लेवल। लेकिन यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन होती क्या है और इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो दोस्तों इन्फ्लेशन का मतलब है कि जब मार्केट में पैसे का फ़्लो है वो ज़्यादा हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जब मार्केट में पैसे का फ़्लो ज़्यादा हो जाएगा, यानी मार्केट में ज़्यादा पैसा आ जाएगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो उनकी बाइंग पावर बढ़ जाएगी। बाइंग पावर बढ़ जाती है तो आप फिर लग्जूरियस आइटम्स की तरफ जाते हैं और इस तरह फिर चीज़ों की शॉर्टेज होना स्टार्ट हो जाती है और अल्टीमेटली फिर चीज़ों की प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। इसी के अपोजिट अगर हम चलें तो डिफ्लेशन होती है। डिफ्लेशन का ये मतलब होता है कि जो ओवरऑल प्राइसेस हैं वो डिक्रीज़ हो जाती हैं। वजह ये होती है कि मार्केट में पैसे की जो सर्कुलेशन है, यानी मनी की जो सर्कुलेशन है वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों की बाइंग पावर जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इस वजह से ओवरऑल प्राइसेस लेवल भी डिक्रीज़ हो जाते हैं क्योंकि डिमांड मार्केट में रहती नहीं है। तो इसी तरह अगर हम बात करें कि इससे और क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो ये बन सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। तो मॉनेटरी पॉलिसी भी बेसिकली यही चीज़ है कि आप पैसे की सर्कुलेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो थ्रू इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन करता है। वेल फिस्कल पॉलिसी की अगर बात की जाए तो फिस्कल पॉलिसी में मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें जो लोगों की बाइंग पावर है उसको इफ़ेक्ट किया जाता है थ्रू टैक्सेस। जैसे गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस बढ़ा देती है अगर वो चाहती है कि लोगों की बाइंग पावर को कम कर दे, और इसी तरह अगर गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ देना स्टार्ट कर देती है जब वो चाहे कि लोगों के पास मार्केट में पैसा आए। तो ये कुछ टैक्टिक्स होते हैं जो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे हो सकता है। वेल यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है IMF की, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। स्टेट बैंक को जो दूसरा नाम है वो क्या है, तो स्टेट बैंक को आप सेंट्रल बैंक के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे पूछा जाता है जी 391/2, तो 782 इसका आंसर आ जाता है। वेल आगे भी सेम इसी तरह का ही क्वेश्चन है, जस्ट लाइक दैट के 80/4/2। सो इसको आपने सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेना है। तो आई गेस इसका 160 आंसर आता है। तो आपने ये तो सॉल्व कर ही लेने हैं, ये बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं। आगे सीरीज़ आ जाती है दोस्तों। सीरीज़ में आपने सीक्वेंस चेक करना होता है। जैसे 5 के बाद 10 आ रहा है तो यहाँ पे आप देखें तो 5 का डिफरेंस है, फिर 10 के बाद 15, अगेन 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, और 25 के बाद भी 5 का डिफरेंस डालेंगे तो 30 आ जाएगा। इसके बाद आगे एक और सीक्वेंस वाला ही क्वेश्चन है। 0 से 5 तक 5 का डिफरेंस है, फिर 5 से 10 तक जो डिफरेंस है वो 10 का है, फिर 15 से 20 के दरमियान 5 का डिफरेंस है, 20 से 30 के दरमियान 10 का डिफरेंस है, और 30 से 35 के दरमियान 5 का। तो अगला जो डिफरेंस आपने डालना था वो 10 का डालना था, तो 35 से 45 पे चले जाएगी। इसके बाद अगेन सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है। 1 2 के बाद 3 को स्किप किया है, 4, और फिर 5 और 6 को स्किप करके 7, और फिर 3 नंबर्स को स्किप करके 11 किया गया है, फिर 4 को स्किप करके 16 किया गया है, और फिर 5 को स्किप करके 22, तो आगे 6 को स्किप करके 29 आना चाहिए। और यही दोस्तों इसका आंसर भी बनता है। 1,09,000 का दोस्तों आपने 8% निकालना है, तो वो आप आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पे 8720 आंसर है इसका। 15% भी आपने अगेन निकालना है 6,54,000 का, तो 6,54,000 मल्टीप्लाइड बाय
15 और डिवाइडेड बाय 100 करके आप आसानी से निकाल सकते हो। अगेन ये सिंपल क्वेश्चन है, आपने जस्ट रिमाइंड जहन में रखना है कि पहले प्लस फिर माइनस फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवाइड होता है, तो ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। और आगे क्वेश्चन है कि इस तरह के भी क्वेश्चन लाजमी रिपीट होते हैं, और ये अगर आपने टेस्ट देना है तो फिर तो आपने लाजमी माइंड में रखना है। और अगर आप ऑलरेडी टेस्ट दे चुके हैं तो आपने नोट किया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि 25% ऑफ 200, तो 25% ऑफ 250 बनता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज़ एवरेज ऑफ द नंबर। तो एवरेज आप कैसे निकालेंगे? एवरेज आप ऐसे निकालेंगे, सबसे पहले आपने इन नंबर्स को काउंट कर लेना है। तो यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो ये 6 नंबर्स बनते हैं, और अब दोस्तों आपने इनको ऐड करना है। जैसे हम यहाँ पे ऐड करें तो 4 + 10 हो गए हमारे पास 14, और 14 + 5 हो गए 19, और +5 24। तो 24 और टोटल नंबर्स कितने थे? 6। 24 को आपने डिवाइड कर देना है 6 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। इस तरीके से दोस्तों आप ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। तो मैथमेटिकल क्वेश्चंस बिल्कुल जस्ट सिंपल होते हैं। जैसे अब 40/110 हो गया, तो ये आपके सामने क्वेश्चंस हैं, आपने लाजमी एक बार इन क्वेश्चंस को ख़ुद से सॉल्व करना है और आपने इनका आंसर निकालना है, ताकि जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन आएंगे तो इजीली आप इनको सॉल्व कर पाओ। उसके अलावा जो एक सेक्शन होता है वो सेक्शन होता है पिक्चर पैटर्न का सेक्शन। तो पिक्चर पैटर्न भी काफ़ी लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन इसमें जस्ट आपने सीक्वेंस देखना होता है। मोस्टली इसमें कहा जाता है कि क्लॉकवाइज चेक किया करें, एंटी क्लॉकवाइज चेक किया करें, वो आपके आसानी से चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करनी होती है फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। तो यहाँ पे हमारे पास एक पैटर्न है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर देखा जाए तो ये टोटल ही अपोजिट हो गया है, यानी फर्स्ट फिगर में जो हमें दिखाया गया, तो सेकंड भी हमने बिल्कुल इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर देना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए और फिगर 1 सही होगी। अगेन हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है, और वो भी सेम फिगर ही है। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपने मैच करना है जिससे आपका पैटर्न कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे जिससे पैटर्न कंप्लीट हो रहा है वो है सी, यानी कि थर्ड फिगर आपकी यहाँ पे क्वेश्चन को कंप्लीट कर रही है। नेक्स्ट पैटर्न अब यहाँ पे हम देखेंगे। तो नेक्स्ट पैटर्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पैटर्न में भी आपका जो पैटर्न को कंप्लीट कर रहा है वो है थर्ड, यानी सी। तो दोस्तों यहाँ पे आपने अपनी विजुअलाइजेशन को सही से यूज़ करना है, माइंड का यूज़ करना है। जो आपको लगेगा कि सेंस बना रही है चीज़, 100% वही चीज़ ठीक भी होती है। पैटर्न क्वेश्चंस में कभी भी आप रट्टा नहीं लगा सकते, या कभी भी आप चाहे थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व कर लें, लेकिन जब तक आपको एक सेंस नहीं बनेगा, जब तक आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बेसिक रोटेशन की इनका नहीं पता होगा, तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये इससे थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये नहीं है कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस की तरह ये कोई लिमिटेड से क्वेश्चंस नहीं है। तो कोई भी फिगर इस तरह की आ सकती है आपके सामने। अब जैसे ये हमारे सामने है तो इसमें हम चेक करेंगे, तो इसमें तो बहुत ओबियस इजी सा लग रहा है। यहाँ पे डी आंसर हमारा जो है वो ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड कंप्लीट दिस पैटर्न। तो यहाँ पे जो पैटर्न हमारा कंप्लीट हो रहा है वो डी से कंप्लीट हो रहा है। जो मोस्टली नेक्स्ट पोर्शन होता है वो इंग्लिश ग्रामर का होता है। तो कुछ क्वेश्चन हम इंग्लिश ग्रामर के भी देखेंगे। फ्रीक्वेंटली टेल डैश हिज ब्रेकफास्ट इन द बेड है, ईट्स आएगा यहाँ पे। द कैंडिडेट्स हैव टू पास द रिटन एग्जाम टू क्वालिफाई, हैव टू यहाँ पे आएगा। दे हैव बीन लिविंग इन स्विट्ज़रलैंड फॉर 7 years, यहाँ पे 4 आएगा। दूसरा आपसे पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जा सकता है कि ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। जैसे अब हम कुछ देख लेते हैं। दे देम सेल्फ एडमिटेड द मिसकॉन्डक्ट, तो यहाँ पे आपने बताना है कि देम सेल्फ कौन सा जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ये है एम्फेटिक प्रोनाउन। यहाँ पे अब आपने बताना है कि जो स्विमिंग है वो क्या है। स्विमिंग इज़ एन इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज
तो स्विमिंग कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ये जेरंड है यहाँ पे। और इंग्लिश का भी आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि आप कोई भी प्रीवियस पेपर उठा के देख लें तो वहाँ पे जो है आप उनका रट्टा लगा लो, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। इंग्लिश में भी आपके पास बेसिक नॉलेज, आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए, बेसिक ग्रामर का आपको पता होना चाहिए, तो फिर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल यहाँ पे मोस्टली जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो सिडनी को लगा देते हैं, लेकिन सिडनी नहीं, ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो कैनबरा है। तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि हर बार आपसे ऑस्ट्रेलिया का ही कैपिटल पूछा जाए, तो आपको टॉप 7 एटलीस्ट कंट्रीज़ के होने चाहिए आपको याद। कैपिटल से हम यहाँ पे मुख्तलिफ देख लेते हैं ताकि आपको याद रहें। चाइना का कैपिटल बीजिंग है, जापान का टोक्यो है, रशिया का मॉस्को है, जर्मनी के कैपिटल की बात करें तो बर्लिन है, स्पेन का मैद्रिद, यूक्रेन का कीव, इटली का कैपिटल रोम है, फ्रांस का जो कैपिटल है वो पेरिस है। कोई भी आपसे किसी भी कंट्री का कैपिटल पूछा जा सकता है। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड। आपको पता होना चाहिए कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो पब्लिक का पैसा लेते हैं यानी डिपॉजिट लेते हैं, और आगे जो प्रॉफिट कमाते हैं वो आगे लैंडिंग करके यानी लोन्स दे के आगे उस पे फिर प्रॉफिट कमाते हैं। तो कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड एडवांस लोन्स। यहाँ पे आप मीज़ान बैंक का टेस्ट दे रहे हैं, तो मीज़ान बैंक की ब्रांच रेंज आपसे पूछी जा सकती है कि मीज़ान बैंक की ब्रांच रेंज कितनी है। एक बात हमेशा से याद रखिएगा कि आपसे कभी भी किसी बैंक में किसी दूसरे बैंक का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। यानी आप मीज़ान बैंक का दे रहे हैं तो मीज़ान बैंक से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मीज़ान बैंक की कितनी है। ये ज़रूरी ये नहीं है कि फिर आपसे अल-फलाह की पूछी जाए। तो मीज़ान बैंक का जो टोटल नेटवर्क है वो 983 ब्रांचेस का है, जो कि 327 सिटीज़ में है। मीज़ान के अगर टोटल एटीएम्स की बात की जाए तो वो 1100 प्लस एटीएम्स मीज़ान बैंक के हैं। मीज़ान बैंक की जो ऐप है उसकी बात की जाए तो मीज़ान बैंक की ऐप को नंबर 1 रैंक किया जाता है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मीज़ान बैंक के जो सीईओ हैं वो कौन है। तो मीज़ान बैंक के सीईओ का भी आपको पता होना चाहिए। मीज़ान बैंक के जो सीईओ हैं उनका नाम है इरफान सिद्दीकी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, वो टेक्सटाइल है आपको पता है। यहाँ पे व्हाट इज़ ज़कात परसेंटेज एप्लीकेबल फॉर मुसलमानों पे जो ज़कात है वो कितनी है। दोस्तों 2.5% जो है वो ज़कात मुसलमानों पर होती है।